हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी स्टडीज। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। आज 5th चैप्टर देखेंगे इसका, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। आज से करीब 3000 साल पहले जो आदमी थे उनको राजा बनने के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने पड़ते थे। हॉर्सेस का सेक्रीफाइस उन्हीं कुछ रिचुअल्स में से एक है जिसको हम लोग कहते हैं अश्वमेधा। देखिए अश्वमेधा में क्या होता है, राजा अपने किंगडम में से अपना एक घोड़ा फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देता है और उस घोड़े को गार्ड करते हैं राजा के सोल्जर्स, और फिर वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते किसी और राजा के किंगडम में पहुंच जाता है। और फिर उस किंगडम के राजा के पास दो चॉइसेस होते हैं। पहला, या तो घोड़े को जाने दे, उसके पाथ को ना रोके। दूसरा, उसके पास चॉइस होता है कि उस घोड़े के रास्ते को रोक ले। अगर वो उस घोड़े को जाने देता है तो उसका मतलब होता है कि वो राजा मान चुका है कि जिस राजा का ये घोड़ा है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उस घोड़े को रोक लेता है तो फिर वॉर छिड़ जाती है, और वॉर के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो राजा डिक्लेयर हो जाता है। और जो स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट होते थे वो ये सब रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। देखिए उस समय की सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहले थे ब्राह्मण्स, उसके नीचे थे क्षत्रिय, उनके नीचे थे वैश्य, और सबसे नीचे थे शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अलाउड था कि वो रिचुअल्स में बैठ सकते हैं, रिचुअल्स देख सकते हैं और राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जिनमें शूद्र को अलाउड नहीं था। कुछ में अलाउड थे शूद्र, कुछ में नहीं अलाउड थे। अब देखते हैं वर्णास के बारे में। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कई बुकें लिखी गई, स्पेशली जो ये गंगा और यमुना के ड्रेनेज एरियाज हैं, स्पेशली जो ये गंगा और यमुना के ड्रेनेज पार्ट्स हैं वहाँ पे कई बुकें लिखी गई। और इन बुक्स को हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक। लेटर वैदिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद के बाद का जो टाइम है उस समय ये बुक लिखी गई। इसके बारे में पहले मैं चैप्टर 4 वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। इन बुक्स में आपको मिलेगा कि एक सोसाइटी को रन करने के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे उस समय के, उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं वर्ण में डिवाइड किया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य या फिर विश्व कहते हैं इसको, चौथा था शूद्र। और उस समय जो ये डिवीजन हुआ था वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन हुआ था, उनके जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया था। जो वेद पढ़ते थे और दूसरों को पढ़ाते थे और जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे उन्हें ब्राह्मण्स कहा गया। जो वॉर वगैरह में लड़ाई किया करते थे और अपने लोगों को बचाते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स थे, यानी जो किसान थे, जो लोग जानवर वगैरह पालते थे और जो लोग व्यापार करते थे, उन लोगों को वैश्य बोला गया। और जो लोग इनको सर्व करते थे, इनके काम काज संभालते थे, इनकी देखभाल, इनका खाना पीना, ये सब काम करते थे, उन लोगों को शूद्र कहा गया। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, सिर्फ यही लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। शूद्र को अलाउड नहीं था कि वो कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करे। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर कुछ लोगों को अनटचेबल बता दिया गया, छुआछूत होने लग गई। जैसे कि कुछ क्राफ्ट पर्सन थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, और जो लोग मरे हुए को दफनाते थे उन सबको अनटचेबल बता दिया गया। अब पढ़ते हैं जनपदास के बारे में। जो राजा ये बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कराते थे उन राजा को जनपद का राजा बोला जाने लग गया। जनपद का मतलब होता है वो धरती जहाँ पर जन यानी लोगों ने अपने कदम रखे हैं। जनपद का लिटरल मीनिंग तो यही होता है कि धरती पे जहाँ पे भी जन ने यानी लोगों ने अपने कदम रखे हैं। देखिए जनपद का लिटरल मीनिंग तो यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने जहाँ पे भी अपने कदम रख दिए उस जगह को जनपद कहा जाने लगेगा। ऐसा नहीं था, ये बस एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाने लग गई राजाओं द्वारा। जनपद के एग्जाम्पल है पुराना किला जो दिल्ली में है। ये फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिल्ली के पुराना किला की इमेज है। हस्तिनापुर जो मेरठ में है, अतरंजी खेरा जो ईटा में है। जो लोग थे जनपद के वो हट यानी झोपड़ियां बना के रहा करते थे। ये तो राजा का किला हो गया। जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो झोपड़ी बना के रहा करते थे। कई जानवर पालते थे वो लोग, खेती बाड़ी भी किया करते थे। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, इन सब की भी खेती किया करते थे वो लोग। घड़े, मटके वगैरह भी बनाया करते थे मिट्टी के। जो स्पेशल टाइप के घड़े मटके जनपद में हमको मिले हैं वो हैं द पेंटेड ग्रेवेयर। अब देखते हैं महाजनपदास के बारे में। आज से करीब 2500 साल पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनपद होती थी उन्हें महाजनपद कहा जाने लग गया। ये जो महाजनपद थी, इन्हें महाजनपद कहा क्यों जाने लग गया? क्या ऐसी स्पेशलिटी थी इनके अंदर कि इन्हें जनपद से प्रमोट करके महाजनपद कहा जाने लग गया? तो यहाँ पे देखिए 4 ये क्वालिटी दी हुई है। पहली क्वालिटी है कैपिटल सिटी। इन महाजनपद में एक कैपिटल सिटी होती थी और इन महाजनपदास की जो बाउंड्रीज होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी। काफी बड़ी बड़ी वहाँ पे वॉल्स बनाई जाती थी, लकड़ी की, ब्रिक्स की या फिर पत्थरों की। महाजन
महाजनपद में राजाओं के पास खुद की आर्मी भी हुआ करती थी, जिनमें जो सोल्जर्स होते थे उनको सैलरी दी जाती थी राजा द्वारा, और कुछ पेमेंट्स जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज करके की जाती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखा रखे हैं। वाई फोर्ट्स वर बिल्ड इन दी महाजनपदास, महाजनपद में ये जो फोर्ट्स वगैरह थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, ये सब किस लिए किया जाता था? इतनी आर्मी रखने का क्या मतलब था? वेल देखिए, इसके कई रीजन थे। पहला रीजन है कि मान लीजिए कोई राजा है, उसने हमला कर दिया महाजनपद के राजा के ऊपर, तो उनके अटैक से बचने के लिए, उनको काउंटर अटैक करने के लिए फोर्टिफाइड वॉल्स काफी यूजफुल साबित होती हैं, इसलिए बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई। दूसरा रीजन है ग्लोरी, शो ऑफ, दूसरे राजा को दिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल और कितने अमीर राजा हैं, इसलिए बड़ी बड़ी दीवारें बनवा के उनमें नक्काशियां करा के बड़ी बड़ी आर्मीज रख के ये सब करते थे महाजनपद के जो राजाज होते थे। तीसरा रीजन है कि अपने एरिया को फोर्टिफाई करके राजा को ईज मिलती थी अपने लोगों को और अपने किंगडम को कंट्रोल करने के लिए। अब पढ़ते हैं टैक्सेस के बारे में। और देखिए, महाजनपद की ये एक और स्पेशलिटी थी कि महाजनपद में टैक्सेस कलेक्ट किए जाने लग गए। ये जो बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते थे, बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे महाजनपद में राजा, इसके लिए उनको काफी पैसों की जरूरत थी। तो उसके लिए क्या किया कि ये लोग टैक्सेस कलेक्ट करने लग गए। कई चीजें हैं जिनके ऊपर ये लोग टैक्सेस लगाने लग गए। जो खेती थी उस पर टैक्सेस लगना शुरू हो गए। खेती का 1/6 पार्ट जो है वो टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था फार्मर्स को, और इसे कहा जाता था भाग। जो क्राफ्ट पर्सन थे, इन लोग को भी टैक्स देना पड़ता था। अब ये लोग टैक्स कैसे दें? उस समय पैसे वगैरह उतना तो चलते नहीं थे, तो इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था लेबर के फॉर्म में। जैसे जो वीवर्स और स्मिथ होते थे, उन्हें टैक्स के फॉर्म में महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था। हर्डर्स यानी जो चरवाहा होते थे, उन्हें एनिमल्स के फॉर्म में टैक्स देना पड़ता था। ट्रेडर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। ट्रेडर्स कैसे टैक्स देते थे? जो भी सामान वो बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, उसका कुछ पार्ट उन्हें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था किंग को। हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे, वो जो भी हंट करके फॉरेस्ट से लेके आ रहे हैं, उसका कुछ पार्ट राजा को देना पड़ता था। ये सब अलग अलग फॉर्म है जिस फॉर्म में लोग जो है टैक्सेस दिया करते थे राजा को, और इन्हीं टैक्सेस का यूज करके राजा बड़े बड़े फोर्ट्स और आर्मीज वगैरह बनवाते थे। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। दो मेजर चेंजेस हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है आयरन प्लोशेयर, लोहे का हल। बड़े बड़े लोहे के हल यूज किए जाने लग गए। इससे फायदा क्या हुआ कि पहली बात तो ये हैवी होते थे। हैवी होने की वजह से जो क्लेई सॉइल होती थी, जो मिट्टी होती थी, वो आसानी से पलट दी जाती थी और एग्रीकल्चर वगैरह आराम से हो जाता था। उसमें ग्रेन्स वगैरह आराम से डाल दी जाती थी खेती के लिए। दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग पैडी। इसमें क्या किया जाता है? नॉर्मल क्या होता है कि बीज को छिड़क दिया जाता है खेत में, उसके बाद फिर उसमें पौधे उगाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो बीज है उसे थोड़ा उगा लिया जाता है, और जो उसकी सैपलिंग होती है उसे प्लांट किया जाता है फील्ड में, और फिर उससे खेती की जाती है। तो ये दो बड़े अचीवमेंट थे उस टाइम के। जनरली जो स्लेव मैन और वुमेन होती थी, जो नौकर आदमी और औरत होते थे, जिन्हें उन समय दासाज और दासीज कहा जाता था, वो लोग और ऐसे लोग जो मजदूर जिनके पास कोई खुद की जमीन नहीं होती थी, जिन्हें उस समय कमकाराज कहा जाता था, ये लोग काम करते थे फील्ड्स में। अब पढ़ते हैं मगध के बारे में। मगध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए महाजनपद। अगला पॉइंट देखते हैं। मगध महाजनपद से होकर दो इंपॉर्टेंट नदियां बहती थी, गंगा और सोन। ये दोनों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी मगध के लिए, क्योंकि इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था, वाटर सप्लाई मिलती थी मगध को गंगा और सोन से। और गंगा और सोन के किनारे जो लैंड थी वो काफी हद तक फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर वगैरह बहुत आराम से हो जाता था उस लैंड में। मगध में कई आयरन ओर माइंस थी, जिनको माइन करके वहां से आयरन ओर निकाला जाता था, और उससे फिर स्ट्रॉन्ग आयरन टूल्स बनाए जाते थे और वेपन्स बनाए जाते थे। मगध के ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है महापद्मनंदा। कई साल तक मगध की कैपिटल जो थी वो राजगृह थी। बाद में अब उसका नाम चेंज करके राजगीर कर दिया गया है, और ये बिहार में लाई करती है। बाद में मगध की कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। पाटलिपुत्र का आज हम लोग नाम देखें तो वो है पटना। अब पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। आज से करीब 2300 साल पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था। हालांकि वो कभी कॉन्कर नहीं कर पाया वर्ल्ड को। खैर, ये जो अलेक्जेंडर था ये मैसेडोनिया का रहने वाला था, जो यूरोप में लाई करता है। अलेक्जेंडर ने कई एरिया कॉन्कर की, और कॉन्कर करते हुए वो इंडिया की तरफ बढ़ा, और इंडिया की तरफ वो बियास रिवर के किनारे तक आ गया। बियास के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। फिर उसने ठाना कि वो इंडिया के फर्दर ईस्ट की तरफ और मूव करता जाएगा कॉन्कर करते हुए। लेकिन उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था इंडियन रूलर्स के बारे में, और वो डरे हुए थे। इंडियन रूलर्स की जो बड़ी बड़ी आर्मीज थी, फुट सोल्जर्स थे उनके पास, और चैरियट्स थे, बड़े बड़े एलिफेंट्स थे। इन सब से जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे वो काफी डरे हुए थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े। इस इमेज की तरफ आप देखें तो यहाँ पे है ये रिवर ब्यास। ये काफी ब्लर हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अलेक्जेंडर इस एरिया की तरफ बढ़ा अपने सोल्जर्स को लेके कॉन्कर करते हुए। तो फिर उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने
उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने से, क्योंकि जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के वो काफी डरे हुए थे रूलर्स को लेके इंडिया के। अब पढ़ते हैं वाजी के बारे में। वाजी की कैपिटल थी वैशाली, जो करंट डे बिहार में लाई करता है। और जो गवर्नमेंट थी वाजी में वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट थी। जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे उसे गण या फिर संघा बोलते थे। वाजी में कोई एक रूलर रूल नहीं करता था, कई ढेर सारे राजा थे जो रूल करते थे वाजी में, छोटे छोटे कई राजा। एक ऐसा भी समय था वाजी में जब वहाँ पे हजारों राजा रूल कर रहे थे। सिंस ये जो रूलर्स थे वाजी में ये एक साथ रूल करते थे, तो जब भी किसी बड़े टॉपिक पे कोई डिसीजन लेना होता था तो सारे रूलर्स एक साथ आते थे, असेंबली बैठाई जाती थी, वहाँ पे सारे रूलर्स मौजूद होते थे, फिर सब मिलके एक पर्टिकुलर निष्कर्ष निकालते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराया जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट बात कि जो बुद्धा और महावीरा थे ये दोनों भी गण या फिर संघा से बिलोंग करते थे। ये जो गण या फिर संघा है इनके बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हमें बुद्धिस्ट बुक्स में मिलेगा। अब पढ़ते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस में एक जगह है एथेंस। आज से करीब 2500 साल पहले एथेंस में एक अलग तरह की गवर्नमेंट आई जिसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी थी वो एथेंस में लगभग 200 साल तक रही। अब मैप में देख लेते हैं ग्रीस कहाँ पे। ये हो गया इंडिया। अगर आप इंडिया से नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ग्रीस है कंट्री। ग्रीस में इस जगह पे आपको मिलेगा एथेंस। ये है एथेंस सिटी, ये कैपिटल बन चुकी है अब ग्रीस की। डेमोक्रेसी में कैसा होता था उस समय कि जितने भी फ्री मैन होते थे 30 साल की ऊपर की उम्र के, उन्हें फुल सिटीजन की तरह देखा जाता था। और एक असेंबली होती थी जिसमें हाई अथॉरिटी के लोग आते थे। वो असेंबली साल में लगभग कम से कम 40 बार ऑर्गेनाइज की जाती थी इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिस्कशन करने के लिए। और ये जो डेमोक्रेसी में उस समय हाई अथॉरिटी के लोग होते थे उन्हें अपॉइंट करने के लिए लॉटरी सिस्टम बनाया गया था। और जो सिटीजन्स थे एथेंस के वो सर्व करते थे आर्मी और नेवी में। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि उस समय की जो डेमोक्रेसी थी एथेंस में उसमें विमेंस को सिटीजन्स कंसीडर नहीं किया जाता था। फॉरेनर्स जो थे, जो बाहर से जैसे ट्रेडर्स आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन आ रहे हैं, उन सबको भी सिटीजन्स कंसीडर नहीं किया जाता था। और जो स्लेव्स होते थे, नौकर चाकर होते थे, जो माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और जो घर वगैरह संभालते थे, और जो वर्कशॉप है, वर्क स्टेशन में काम करते थे, उन लोगों को भी सिटीजन्स की तरह नहीं देखा जाता था उस समय। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।